हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग समझेंगे जो टोकन्स है उसके अगले टाइप। टोकन्स का अगला टाइप का मतलब ये हुआ कि हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़े थे, समझे थे, टोकन्स के प्रकार समझे थे, टोकन किसे कहते हैं वो समझे थे। और टोकन में जो सबसे पहले पढ़ा जाता है वो मतलब कीवर्ड्स। इसके बाद हम लोग पढ़े थे आइडेंटिफायर्स के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस किए थे। आज हम लोग तीसरे टोकन्स का मतलब आज हम लोग बात करेंगे लिटरल्स के बारे में विशेष डिस्कस करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करेंगे कि लिटरल्स आखिर क्या है, लिटरल्स आया कहां से, लिटरल्स में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और लिटरल्स का जो कहिए कि ग्लोबल इन्वायरमेंट क्या है। तो लिटरल्स के साथ कुछ एडिशनल और भी वर्ड्स। लिटरल्स को आप कॉन्स्टेंट्स भी मान सकते हैं, मतलब डाटा मतलब वैल्यू। लिटरल्स, कॉन्स्टेंट्स, डाटा, वैल्यू, ये सब के सब टोटल एक ही प्रजाति की चीज है। कहने का मतलब है कि ये सब करीब करीब एक ही हैं, इन सब में कुछ डिफरेंस है नहीं, मगर कहीं कहीं पर या कुछ साइट्स पे, कुछ बुक्स में इन दोनों में थोड़ा सा अंतर जरूर बताया गया है। लिटरल्स एक्चुअली में ऐसे कह सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि वो डाटा है, वो वैल्यू है जिसको कि हम कंप्यूटर में फीड करते हैं, और कंप्यूटर जिसको स्टोर करता है, और कंप्यूटर जिसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद फिर हमको वापस देता है। तो जो डाटा वैल्यू कंप्यूटर स्टोर कर रहा है प्रोसेसिंग के लिए, और जो प्रोसेस कर रहा है जिस वैल्यू को, वो वैल्यू, वो डाटा ही एक्चुअल में लिटरल्स हैं, कांस्टेंट्स हैं। लिटरल्स, कांस्टेंट्स, ये सब के सब एक फिक्स वैल्यू है, मतलब डाटा है। क्लियर? कहीं कहीं पे इन दोनों में थोड़ा सा अंतर ये बताया गया है कि ठीक है, कांस्टेंट्स का मतलब हो गया कि जब कोई वेरिएबल में कोई वैल्यू रखते हैं, जैसे 3.14 इस तरह से स्टोर किए, और ये फिर ऐसा वेरिएबल है जो अपने वैल्यू को फिर चेंज नहीं करे, बल्कि ये इस डाटा के साथ एक फिक्स हो जाए और इसको चेंज नहीं कर पाए पूरे के पूरे एप्लीकेशन में, पूरे के पूरे प्रोग्राम में, तो फिर इस चीज को कांस्टेंट्स के रूप में है ना समझा जाना चाहिए या माना जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन वैसे ये सब का भावार्थ देखिए, अगर इसको भी आप फिक्स कर देते हैं, दैट इज कांस्टेंट, ये भी एक लिटरली हो गया। जब आप किसी वेरिएबल को किसी वैल्यू द्वारा फिक्स कर देते हैं कि वो वैल्यू भी चेंज नहीं कर पाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो जस्ट डाटा ही हो जाएगा। ठीक, फिर वो वेरिएबल रहा कहां, तो इस प्रकार से वो कांस्टेंट भी वैल्यू ही है, डाटा ही है, और इसको लिटरल्स की श्रेणी में रख सकते हैं। और अगर कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंप्यूटर को क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, कि इस डाटा को आप लिटरल्स कहिए, कांस्टेंट्स कहिए, डाटा कहिए या वैल्यू कहिए, कंप्यूटर तो एक मशीन है। लेकिन हम लोग उसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग हर एक चीज का, हर एक पॉइंट का, हर एक आइटम का कुछ अलग अलग तरह के नाम द्वारा डिफाइन करते हैं। शुरू में तो ये सब के सब एक ही चीज माने जाते थे। जब कंप्यूटर बना था तो इतने सारे डिफिनेशन नहीं थे। कंप्यूटर जब बना था तो वहां पर डाटा, वैल्यू, कांस्टेंट, लिटरल सब एक ही है, और वेरिएबल अलग है। दोनों अलग अलग चीज है। वेरिएबल हो गया मेमोरी लोकेशंस जिसको रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कि डाटा रखे जाते हैं और फिर उसको प्रोसेस किए जाते हैं। तो हम अगर
लिटरल्स की बात करते हैं, कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं, डाटा की बात करते हैं, वैल्यू की बात करते हैं, तो वो सब के सब हम लोग अगर समझेंगे तो ऐसे समझेंगे कि भाई वो एक फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है, जिसको कि हम लोग कंप्यूटर में फीड करते हैं, जो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है, जिसको कि कंप्यूटर प्रोसेस करता है, वो सब इस कैटेगरी के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर आपको इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है तो आप ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि लिटरल्स डायरेक्ट हम ठीक इस डाटा को बोलेंगे, इस वैल्यू को बोलेंगे, और ठीक है कांस्टेंट इस वैल्यू को अगर हम कहीं पे किसी वेरिएबल के रूप में फिक्स कर देते हैं, ठीक है, जो कि फिर अपने वैल्यू को चेंज ना कर पाए तो उसको फिर कांस्टेंट बोल देते हैं। क्लियर? मगर आप सिंपल वे में समझेंगे कि लिटरल्स हो, कांस्टेंट्स हो, वैल्यू हो, डाटा हो, ये सब के सब एक फिक्स्ड वैल्यू है, फिक्स्ड क्वांटिटी है, जिसको कि हम लोग है ना चेंज नहीं कर सकते, बल्कि वो खुद एक क्वांटिटी, एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? ठीक। जब हम लिटरल्स की बात कर रहे हैं, वैल्यू की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो एक और बात करना और समझना जरूरी है, और वो होता है आपका वेरिएबल्स। इसको भी जानना जरूरी है। वेरिएबल्स का मतलब हो गया, ठीक है, वेरिएबल्स हो गया कि वो मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल्स का मतलब हो गया कि वो ब्लॉक जहां पर कि डाटा स्टोर किए जाते हैं, डाटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा को जो हम स्टोर करते हैं, ठीक है, उसी को वेरिएबल कह सकते हैं। वेरिएबल का डिफिनेशन भले ही होता है कि वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल अपने वैल्यू को वेरी करता है और इस वजह से ठीक है उसका नाम वेरिएबल पड़ा। लेकिन हम लोग कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझेंगे, कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जानेंगे, मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ध्यान दें, तो ये मेमोरी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। मेमोरी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है जिसमें कि हम वैल्यू को स्टोर कराते हैं। क्यों स्टोर कराते हैं? क्योंकि हम ठीक है उसको प्रोसेस करने जा रहे हैं। क्लियर? तो ये वेरिएबल की जब हम बात करते हैं तो इसका भी कंसेप्ट बिल्कुल ह्यूमन बीइंग से लिया गया। ह्यूमन बीइंग से कैसे लिया गया है? तो वैज्ञानिकों ने इसको इस तरह से समझा, जैसे कि अगर हम किसी को कहते हैं कि भाई तुम एक मार्कर लेकर के आओ, वो व्यक्ति इस बात को सुनता है, सुनने के बाद एक सबसे पहले सुनता है, फिर सुनने के बाद फिर वो एक मार्कर लेकर के आता है। क्लियर? अगर हम उस व्यक्ति को कहें कि एक मार्कर लेकर के आओ, वो सुनता है, फिर किसी दूसरे काम का ध्यान आ जाता है और वो भूल जाता है, तो क्या वो उस मार्कर को लेकर के आएगा? नहीं लेकर के आएगा। ठीक? क्यों? क्योंकि वो बात उसके मेमोरी में स्टोर ही नहीं हुआ। अगर हुआ भी टेम्पररी हुआ, और हुआ फिर स्टोर हुआ फिर चला गया, जिसके वजह से ठीक है जब स्टोर नहीं हुआ तो उस तरह का वो काम को किया नहीं, प्रोसेस किया नहीं। इसी कंसेप्ट को अगर हम कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करें, तो कंप्यूटर में भी जो इंस्ट्रक्शन दिए जाए या दिए गए, जो डाटा दिया गया, अगर कंप्यूटर उसको कहीं पर स्टोर नहीं करता है, तो फिर कंप्यूटर उस डाटा को, उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कैसे करेगा? नहीं करेगा। सिंपल सी बात। तो ये वेरिएबल का कंसेप्ट भी बिल्कुल ह्यूमन बीइंग से, ह्यूमन के ब्रेन से लिया गया। और अगर हम ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं, तो उसमें जो ब्रेन में जो नर्वस सिस्टम होते हैं, जो बहुत सारे करोड़ों टिश्यू सेल के जो बने हुए होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे टिश्यूज ही या सेल ही वो सारे मैटर्स जिसको हम देखते हैं, सुनते हैं, ठीक है, समझते हैं, वो सारे चीजों को स्टोर करने का काम करता है। जो करोड़ों करोड़ जो टिश्यूज, जो सेल्स हमारे ब्रेन में हैं, वो ये सारे मैटर्स को स्टोर करते हैं। लेकिन टिश्यू सेल के साथ ये भी होता है कि समय के साथ वो नष्ट होते रहते हैं, नए नए सेल बनते रहते हैं, और इस तरह से क्या होता है, बहुत सारे बातें हम लोग भूलते रहते हैं, और जिस चीजों को बार बार याद रखते हैं वो ज्यादा दिन तक याद रहता है। मगर जो बात, जो चीजें
मेमोरी स्टोर करते हैं, जो चीजें जो मेमोरी स्टोर करता है, मतलब अपने टिश्यूज में, अपने सेल में जो स्टोर होते हैं, उसी के अनुसार से फिर दिमाग फंक्शन करता है, प्रोसेस करता है। अब इसी कंसेप्ट को हम कंप्यूटर में अप्लाई करते हैं। कंप्यूटर में भी इसी तरह से जो हम लोग जानते हैं, समझते हैं, जैसे कि कंप्यूटर का जो रैम होता है, कोई सिस्टम 2 GB रैम का होता है, कोई 4 GB का होता है, कोई 8 GB का होता है। हमारे पास जो मोबाइल सिस्टम है, ये जो मोबाइल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी देखते होंगे 4 GB मेमोरी है ना, 8 GB मेमोरीज है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जस्ट इसी तरह से हुआ कि जो 2 GB मेमोरी हुए या फिर जो 4 GB मेमोरी हुआ, उसको आप इस अनुसार से देख सकते हैं। जैसे अगर हम 2 GB मेमोरी की बात करते हैं, 2 GB मेमोरीज का मतलब ये हो गया कि जब इसको हम कंप्यूटर के मेमोरीज के ब्लॉक के अनुसार से देखना चाहें, उसके मेमोरी के सेल के अनुसार से देखना चाहें, तो हम लोग जानते हैं कि 1024 इतने जो कंप्यूटर का जो स्मॉलेस्ट जो सेल हुआ, जो ब्लॉक हुआ, वो बाइट होता है। ठीक है, वो बाइट, ये अलग बात है कि 8 बिट्स का बना हुआ होता है, तो बिट हो गया स्मॉलेस्ट यूनिट। मगर उस स्मॉलेस्ट यूनिट जो बिट होता है, ठीक है, वो बिट डायरेक्ट डाटा को स्टोर करने का काम नहीं करता है, बल्कि जो डाटा स्टोर होता है वो बाइट के रूप में होता है। कहने का मतलब है, उसको ऐसे समझेंगे कि जो एक एक ब्लॉक का जो सेल हम लोग मानेंगे, वो हो गया एक एक बाइट का सेल। क्लियर? तो एक एक बाइट का सेल जो एक एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। एक बाइट जो स्टोर करने का काम करेगा, वो एक कैरेक्टर को स्टोर करने का काम करेगा। तो इस अनुसार से 1024 बाइट मतलब हो गया 1 KB। इसको गुना कर दिए 1024 से, तो ये हो गया आपका MB में कन्वर्ट हो गया, 1 MB, और उसको फिर 1024 से गुना कर दिए, तो फिर हो गया ये 1 GB। और इसको फिर हम ऐसे करें 2, तो ये हो गया आपका 2 GB। मतलब कि ये हो गया इतने सारे सेल्स, इतने सारे ब्लॉक्स मेमोरी का हमारे पास अवेलेबल है। अगर हमारे पास 2 GB रैम है, तो अब इन सारे को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो डाटा हमको मिलेगा, जो नंबर्स मिलेंगे, वो करोड़ों में मिलेंगे, और उतना करोड़ का सेल, ठीक है, इस रैम के अंतर्गत है। मतलब उतना बाइट डाटा ये स्टोर कर सकता है, मतलब उतना करोड़ कैरेक्टर वो स्टोर कर सकता है। क्लियर है? तो जो इस तरह से अगर हम फोटो द्वारा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ऐसे करें कि ये हमारा रैम है, मान लेते हैं, ऐसा इंटरनली है ना, होता नहीं है स्ट्रक्चर, लेकिन हम मानते हैं, समझते हैं, समझने के लिए ऐसा अगर हम लोग करें कि ये हमारा रैम है, जिसमें एक एक बाइट का इस तरह से हमारे पास करोड़ों सेल्स हैं, इस तरह से ऐसे ऐसे मान के चल रहे हैं, ऐसे ऐसे इस तरह से। तो अगर हम कोई एक कैरेक्टर स्टोर करते हैं, तो इस तरह से एक कैरेक्टर के लिए एक सेल इस तरह से इस्तेमाल करेगा 1 बाइट का, जो एक एक ब्लॉक हुआ। तो इस हिसाब से देखें तो 2 GB अगर हमारे पास रैम है, तो हमारे पास इतना करोड़ सेल्स अवेलेबल होंगे। इसी में अगर नंबर की बात करते हैं, हमको अगर नंबर इस्तेमाल करना हो, जैसे कोई इंटीजर ए है और उसमें हम इस तरह से 5 स्टोर करना चाहते हैं, तो ये आपका हो गया, ठीक है, वेरिएबल। वेरिएबल जो कि इसी के अंतर्गत अगर 2 बाइट का इस तरह से रैंडमली कोई एक 2 सेल का एक पूरा ब्लॉक पकड़ेगा और उसमें इस तरह से 5 स्टोर होगा, और इस ब्लॉक के ग्रुप को हम लोग जो बोल रहे, या सेल के ग्रुप को जो 2 बाइट का है, ठीक है, उसको ए मान लिए। तो ये जो देख रहे हैं,
ये हो गया वेरिएबल। वेरिएबल मतलब मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है, और इसका नाम वेरिएबल इसलिए पड़ा क्योंकि अगर प्रोग्रामिंग के दरमियान a=5 लिखे, फिर a=10 लिखे, फिर a=अगर 12 लिखते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि जो a इन दोनों सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका पहला वैल्यू तो हो गया 5, फिर उसके बाद उसका दूसरा वैल्यू आपका हो जाता है, मान के चलेंगे, ठीक है, इसका दूसरा वैल्यू हो गया 10 और फिर तीसरा वैल्यू हो गया 12। मतलब इस ब्लॉक के वैल्यू ब्लॉक वही है, लेकिन इसका डाटा, इसका वैल्यू, इसका कंटेंट, इसका लिटरल बदल रहे हैं, ये बदल रहे हैं, तो इस वजह से इसका नाम पड़ा वेरिएबल। मगर हम लोग जब डीपली इसको समझेंगे, प्रोग्रामिंग में अच्छा करना चाहते हैं, तो इसको इस तरह से नहीं देख करके हम लोग इस तरह से समझेंगे कि जो वेरिएबल होते हैं वो मेमोरी के ब्लॉक को, सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जिसमें कि डाटा स्टोर किया जाए, जिससे कि बाद में इस डाटा को प्रोसेस किया जाए, कंप्यूटर इसको प्रोसेस करे, क्योंकि कंप्यूटर में ह्यूमन बीइंग की तरह ही जो डाटा देते हैं स्टोर करने का क्षमता होता है, जब तक वो स्टोर करेगा नहीं तब तक प्रोसेस हो नहीं सकता। इसलिए जो भी डाटा इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर जा रहे हैं उसको सबसे पहले कंप्यूटर को स्टोर करना चाहिए, और स्टोर जब हो जाता है तो फर्दर उस पर आगे का जो एक्शन है वो होगा, प्रोसेसिंग है वो होगा। तो वेरिएबल्स और इधर हो गया आपका लिटरल्स। तो लिटरल्स जा रहे हैं तो लिटरल्स के साथ साथ वेरिएबल को भी जानना चाहिए, और वेरिएबल लिटरल्स दोनों में क्या संबंध है वो समझना चाहिए, और दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं वो भी जानना चाहिए। तो ये आप वेरिएबल्स और वो आप कांस्टेंट्स, लिटरल्स, डाटा, वैल्यू जो माने, ठीक है, वो इधर हो गया। क्लियर? तो वेरिएबल का जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो गया होगा, ठीक है। तो वेरिएबल को ऐसे डिफिनीशन के तौर पर आप बता सकते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल को नाम वेरिएबल इसलिए पड़ा क्योंकि उसके डाटा, उसके वैल्यू हमेशा वैरी करते हैं, लेकिन ये रखने वाला कंसेप्ट हो गया। लेकिन समझने वाला कंसेप्ट क्या है? समझने वाला कंसेप्ट ये है कि जो वेरिएबल होता है वो मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कि वैल्यू रखे जाते हैं, डाटा रखे जाते हैं, और जिसको फिर फर्दर कंप्यूटर प्रोसेस करता है। ठीक, इसका कंसेप्ट बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह से लिया गया। तो ये हो गया आपका पूरा मोटा मोटी जो कंसेप्ट है, मोटा मोटी या कहिए कि उसका एक इंटरनल जो जितना जो बातें था समझने के लिए, जो स्टूडेंट्स जो रटने का ज्यादा काम करते हैं उनके लिए ये समझने वाली बात हो। क्लियर? ठीक, तो वेरिएबल और ठीक लिटरल्स, ये दोनों का अंतर हम लोग समझ गए। लिटरल्स मतलब डाटा, मतलब वैल्यू। अगर हम लिटरल्स की बात करते हैं, क्योंकि लिटरल्स ही आज का टॉपिक है, तो अगर हम लिटरल्स की बात करते हैं तो जब कंप्यूटर बना था उस समय डाटा, वैल्यू, इसको दो वर्गों में रखा गया, इसको दो टाइप में रखा गया। एक वैसा टाइप हो गया जिसके साथ हम जोड़ घटा गुणा भाग अर्थमेटिकल ऑपरेशन कर सके, और एक वैसा हुआ जिसके साथ कि हम लोग जोड़ घटा गुणा भाग अर्थमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते। कंप्यूटर, चूंकि हम लोगों को, ठीक है, कंप्यूटर के बारे में सीखना है, तो हम लोगों को ये नहीं समझना है कि हम लोग इस लिटरल्स को कैसे समझ रहे हैं, इस लिटरल के बारे में क्या जानते हैं, समझते हैं, कैसे काम कर, ये नहीं जरूरी है। कंप्यूटर सीखने के लिए हम लोगों को यह ज्यादा जरूरी होता है कि कंप्यूटर इसको कैसे समझेगा। क्लियर? तो कंप्यूटर जिस तरह से लिटरल्स को, डाटा को, वैल्यू को समझता है, उसी अनुसार से हमको समझना होगा, तब हम कंप्यूटर को ज्यादा से ज्यादा समझ पाएंगे, और जितना ज्यादा हम कंप्यूटर को समझेंगे उतना ही ज्यादा हम कंप्यूटर को अपने उंगलियों पे नचा सकते हैं, या कहीं कि कंप्यूटर पे हर तरह के ऑपरेशन करवा सकते हैं। इसलिए हर एक पॉइंट को अपने अनुसार से नहीं समझना है, हर एक पॉइंट को कंप्यूटर मशीन के अनुसार से समझना है,
कि वो कैसे किसी चीज को समझता है। तो कंप्यूटर इन डाटा को, ठीक है, लिटरल्स को दो तरीके से देखता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो भी डाटा हम कंप्यूटर में देते हैं तो वैज्ञानिकों ने, ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट बनाया है। एक वैसा डाटा जिसके साथ अर्थमेटिकल ऑपरेशन हो सके और एक वैसा डाटा जिसके साथ अर्थमेटिकल ऑपरेशन नहीं हो सके। इन दोनों का जो वेरिएबल्स होते हैं, इन दोनों के लिए जो ब्लॉक बनते हैं, या इन दोनों का जो ब्लॉक होता है उसमें जो डाटा स्टोर होते हैं, उसका फॉर्मेट अलग अलग ढंग का होता है, जिससे कंप्यूटर पकड़ पाता है कि इसके साथ जोड़ घटाव गुणा भाग की प्रक्रिया नहीं होगी, ठीक है, और इसके साथ जोड़ घटाव की प्रक्रिया हो सकती है, और उस अनुसार से उसका रिजल्ट कंप्यूटर देता है। हालांकि आप जो डाटा जिसको के बारे में हम बोल रहे हैं कि जिसके साथ जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं हो सकता, आप उसके साथ भी जोड़ घटाव गुणा भाग करा सकते हैं, लेकिन जब आप जोड़ घटाव गुणा भाग उसके साथ कराएंगे तो चूंकि उसका इंटरनल फॉर्मेट कुछ अलग है, इसलिए आपके अनुसार से उसका रिजल्ट नहीं आएगा, बल्कि कंप्यूटर जो मशीन है वो सिंपल नियम के अनुसार से टेक्स्ट वाला डाटा को भी कैलकुलेट कर लेगा और उससे रिलेटेड जो भी वैल्यू आएगा वो आपको दे देगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये गार्बेज वैल्यू है या कुछ उल्टा सीधा वैल्यू दे रहा है। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा, अगर कंसेप्चुअल बात बोला जाए तो कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा टेक्स्ट फॉर्मेट में या अदर फॉर्मेट में होता ही नहीं है। ये सारा का सारा डाटा न्यूमेरिकल फॉर्मेट में ही होता है। हम ABCD भी लिखते हैं तो उसका स्टोरी होता है, या कंप्यूटर उसको जो रखता है, ठीक है, वो भी न्यूमेरिकल फॉर्म में ही ट्रीट करता है। लेकिन ये बातें हम लोग और बाद की क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें और भी बहुत ज्यादा डेप्थ है, ठीक है। लेकिन अभी इनिशियल क्लास में, ठीक है, हम लोग जो कंसेप्ट जो आप समझ सकते हैं इस लेवल पे उस कंसेप्ट की बात करेंगे। तो जो डाटा जिसके साथ जोड़ घटाव गुणा भाग हो सकता है उसको बोला गया, ठीक है, न्यूमेरिकल, और जिसके साथ नहीं हो सकता वन हो गया आपका नॉन न्यूमेरिकल। एक हो गया न्यूमेरिकल और दूसरा हो गया आपका नॉन न्यूमेरिकल। नॉन न्यूमेरिकल को आप, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिकल भी बोल सकते हैं, ठीक, और न्यूमेरिकल तो खैर न्यूमेरिकल हो गया। तो न्यूमेरिकल में आपके आ जाते हैं वो सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, पॉइंट वाला हो बिना पॉइंट वाला हो, ये सब के सब आ जाते हैं न्यूमेरिकल। और नॉन न्यूमेरिकल में वो सारे आ जाते हैं, ठीक है, जैसे किसी का नाम हो, कोई कैरेक्टर हो, एड्रेस हो, ठीक है, वो आ जाते हैं, ठीक है, नॉन न्यूमेरिकल में। ठीक, अब हम अगर ऐसे लिखें 3.5 इस तरह से कुछ डाटा, और इधर हम लिख रहे हैं जैसे A, जैसे लिख दिए, है ना, सोनू, इस तरह से। अब कंप्यूटर कैसे समझेगा, ठीक है, कि ये वाला डाटा न्यूमेरिक है और ये वाला डाटा नॉन न्यूमेरिक है। क्योंकि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक मशीन है, तो मशीन अपना मन से कुछ भी काम नहीं करता। मशीन जो काम करते हैं वो उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डाले हुए हैं उसके अंदर जो भी, ठीक है, प्रोग्राम किए हुए उसके अनुसार से ही वो हर एक चीज को जानता है, समझता है। तो मशीन के अंदर, मतलब कंप्यूटर के अंदर क्या लॉजिक ऐसा डाला गया है या डाला, है ना, जा सकते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू कंप्यूटर मशीन इस बात को समझे कि ये नंबर है, जोड़ घटा गुणा भाग इस पर हो सकता है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन इस पर नहीं हो सकता है। क्लियर? तो अगर हम इस तरह से डायरेक्ट कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, तो कंप्यूटर इसको वेरिएबल्स के रूप में ट्रीट करेगा, क्योंकि वेरिएबल्स में भी इसी तरह के नाम का इस्तेमाल है, आइडेंटिफायर जैसे। आइडेंटिफायर भी किसी
चीज के नाम को रिप्रेजेंट करता है, जो प्रोग्रामर द्वारा दिया हुआ नाम होता है। तो इस तरह से ए बी सी डी या और भी बेसिक सैलरी, सैलरी, ग्रॉस सैलरी, नेट, ये सब सारी चीजें जो नाम है, तो वो इस तरह के नाम को वो अलग ढंग से समझता है, मतलब कि वो आइडेंटिफायर के रूप में जानता है। तो फिर दिक्कत आ गई कि इसको वैल्यू के रूप में कैसे समझे। तो इसके लिए ठीक है, कंप्यूटर बनाने वालों ने, प्रोग्राम बनाने वालों ने ऐसा कुछ चिन्ह दिया। कैसे चिन्ह दिया कि अगर हम ऐसे लिखें इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत, तो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत लिखने के वजह से कंप्यूटर इसको रिकॉग्नाइज करेगा कि ये कैरेक्टर है। और इसको अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा में ऐसे लिखें तो ये भी है ना नॉन न्यूमेरिक में ही आएगा, और इसके साथ भी जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं करना है। इसका फॉर्मेट, इसका डिजाइन बदल जाएगा। ये कंप्यूटर को पकड़ने के लिए ठीक है इस तरह का ठीक है इस्तेमाल किया गया रूल, कि कंप्यूटर इस बात को पहचाने कि ये वेरिएबल आइडेंटिफायर नहीं है, ये भी वेरिएबल्स आइडेंटिफायर नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये डाटा है, वैल्यू है, लिटरल्स है, जैसे कि ये ऐसे। लेकिन अगर इसी में हम जैसे टू लिखा हुआ ऐसे कर देंगे तो फिर ये फट से आ जाएगा इस कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को पहचानने के लिए यही सिस्टम बनाया गया। तो फिर ये हो जाएगा इस तरह से। तो इसका डिजाइन जो है, जो नंबर वाला का जो फॉर्मेट होता है, न्यूमेरिकल फॉर्मेट, वो बदल जाएगा और हो जाएगा इस तरह का, वो नॉन न्यूमेरिक के अंतर्गत आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम 3.5 को फिर ऐसे ऐसे कर दिए ऐसे, तो फिर ये चला गया इस कैटेगरी में, क्योंकि फिर इसका फॉर्मेट, इसका डिजाइन बदल गया और इस कैटेगरी में आ गया। तो कंप्यूटर इस तरह से ठीक है रिकॉग्नाइज करता है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है, जो प्रोग्राम है, उसमें इसी तरह के कंसेप्ट को बनाया गया है कि वो मशीन कैसे किसी डाटा को किसी कैटेगरी के अंतर्गत समझे, पहचाने। तो ये हुआ आपका लिटरल्स का ठीक है दो टाइप, एक न्यूमेरिक, दूसरा नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक नॉन न्यूमेरिक में क्या फर्क है, क्या अंतर है, वो आप ठीक है इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फिर से एक बार याद दिला देते हैं आप लोगों को कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, आपको जो समझना है ठीक है, अपने लिए नहीं समझना है, बल्कि हर एक पॉइंट को कंप्यूटर टाइप से समझना है कि कंप्यूटर किसी चीज को कैसे समझता है, बस और कुछ नहीं। कंप्यूटर जिस तरह से समझ रहा है, आप भी उसी तरह से उस बात को अगर आप समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर बनने वाले हैं, आप कंप्यूटर को बहुत अच्छे से जानने वाले हैं और आप कंप्यूटर पर अपने हर तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कराने वाले हैं। इसलिए उसी अनुसार से एक एक चीज को समझना है और हम उसी अनुसार से एक एक चीज को आपको बताने वाले हैं, बिल्कुल रिसर्च मेथड के थ्रू। क्लियर? ओके, धन्यवाद। आज का लेक्चर यहीं तक। बहुत जल्द फिर इसके आगे जो इसका और इसका जो डिटेल है, उसका और डिटेल और रिसर्च कर फिर हम आपको डिटेल पेश करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।